हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको मैं कराने वाला हूँ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम आपको इसमें कराएंगे। और इसके साथ साथ एक और चैप्टर का छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, है ना, जो कि आपके एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है लेकिन बीसीईसी सिलेबस में है। तो इन दोनों चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। चूँकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, नहीं पढ़ते हैं, तो आप पेशेंस बना के रखिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जितना मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है, और जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उसको करके जाइए। आपको एग्जाम में जो है डायरेक्टली बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ निकेल इन NiC2O4 3 4-। एक कॉम्प्लेक्स है NiC2O4 3 और 4-। इस टाइप का जो होता है कॉम्प्लेक्स है। इसमें बोल रहा है कि निकेल का आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, समन्वय संख्या। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है कॉम्प्लेक्स को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसमें क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स लिया गया है, तो ये जो बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इस बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और बड़ा ब्रैकेट के अंदर भी आप देखिए एक छोटा ब्रैकेट में जो होता है, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड, है ना। तो यहाँ पर CN जो होता है ये लिगेंड के रूप में काम करता है। और यहाँ पर जो आप Fe देख रहे हैं, है ना, जो इस छोटा ब्रैकेट के बाहर में है, इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होता है, अगर कोई आयन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। तो अगर हम इसमें आपको बताएं तो निकेल क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। ये जो आप C2O4 देख रहे हैं, ये क्या है, ये लिगेंड है ना। और बाहर में जो होता है यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपसे निकेल जो सेंट्रल मेटल है उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जानने से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं कि जो भी यहाँ पर नंबर दिख रहा है लिगेंड के साथ कितना है जी, 3 गुना। इसके साथ साथ अब लिगेंड का आपको नेचर जानना पड़ेगा कि मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है, ट्राईडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, किस टाइप का है। तो उसके लिए हम आपको एक चार्ट पर लेकर चलते हैं। देखिए, ये चार्ट है मोनोडेंटेट, डाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट और एम्बीडेंटेट के बारे में बताया गया है। मोनोडेंटेट करने का मतलब है कि एक एटम जो होता है वहाँ पर डोनर के रूप में काम करता है। जैसे आप X-, ये सब हैलोजन, है ना। हैलोजन का जितने भी मेंबर हो गए, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, चूँकि एक ही एटम है तो वही जो होता है डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो जब एक ही एटम जो होता है अगर डोनर के रूप में काम करे तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट। जैसे में OH- हो गया है, NO2+, इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं, NO+ नाइट्रोजोनियम बोलते हैं, CO कार्बोनिल, नाइट्रोजिल, पायरिडीन, है ना। तो ये सब जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। इसलिए ऐसे स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं कि वो कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट। डाईडेंटेट में क्या होता है कि 2 एटम जो होता है वो डोनर के रूप में काम करता है। मतलब 2 एटम जो होता है वो एक साथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। तो डाईडेंटेट में आपको 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एक है EN, इसको बोला जाता है इथेन 1,2-डाइअमाइन, है ना। EN का फुल फॉर्म क्या होता है, इथेन 1,2-डाइअमाइन। और एक जो आप देख रहे हैं ऑक्सैलेट आयन, है ना, ये C2O4 2- को ही शॉर्ट में OX2- ऑक्सैलेट आयन बोलते हैं। तो यही 2 आपको डाईडेंटेट में ध्यान रखना है। एक होता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में मेनली एक हेक्साडेंटेट, ये भी काफ़ी फेमस है। EDTA4- को बोलते हैं हेक्साडेंटेट। इसमें क्या होता है कि 6 एटम जो होता है वो डोनर के रूप में काम करता है। 4 को जो होता है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो होता है और 2 जो है नाइट्रोजन एटम डोनेट करने का काम करता है। तो टोटल 6 एटम यहाँ पर डोनेट करने का डोनर के रूप में काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट या फिर आप पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं इसको। एम्बीडेंटेट में क्या होता है कि यहाँ पर भी जो होता है 2 एटम्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, लेकिन एक समय में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम डोनेट करने का काम करता है। जनरली 2 एटम जो होता है एम्बीडेंटेट में, जैसे NO2- ले लीजिए, HCN- ले लीजिए, CN- ले लीजिए। यहाँ पर जो होता है कार्बन नाइट्रोजन, NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम कर सकता है, मतलब डोनर एटम के रूप में काम कर सकता है। लेकिन एक समय में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम डोनेट करेगा। जैसे एक समय में सिर्फ या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर ऑक्सीजन करेगा। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग एम्बीडेंटेट। तो एम्बीडेंटेट में आपको 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना है, NO2-, HCN-, CN-, है ना। अब चलिए आते हैं इधर। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है जी, C2O4, ये ऑक्सैलेट आयन है। और ऑक्सैलेट आयन जो होता है ये कैसा होता है,
बाईडेंटेट होता है ना, बाईडेंटेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन को जो होता है या दो पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है 3, इसमें जैसा लिगेंड हो उसी के साथ हम लोग गुना करते हैं। अगर मोनोडेंटेट रहता मान लीजिए तो 1 से गुना करते, लेकिन ये डाईडेंटेट है तो 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पर निकल जो सेंट्रल मेटल है उसका कितना आया 6, और करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। यहाँ पर बहुत सारा जो होता है कंपाउंड दिया हुआ है, बोल रहा है किसमें आयरन जो है वो जीरो अवस्था में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की अवस्था में। तो देखिए निकालते हैं, है ना। Fe एक हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, CN6 4-, ये तो आपको पता ही है कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं। आयरन का निकालना है, जिसका निकालना है X मान लेते हैं प्लस, ये जो आप देख रहे हैं साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है ना। तो साइनाइड के जगह पे क्या लिखेंगे, इस पर कितना चार्ज होता है -1। कै गो साइनाइड है यहाँ पर देखिए 6 गो है, बराबर इस पर देखेंगे कि कितना चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स के पास। माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, कुछ नहीं है तो जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए -4 है तो -4 लगाइएगा, सोल्व कीजिएगा तो x आ जाएगा +2। मतलब ए वाले में आयरन किस अवस्था में है +2 में है, वैसे ही बी वाले में निकालिएगा तो आयरन +3 में आएगा, जबकि सी वाले में निकालिएगा तो आयरन जीरो अवस्था में है, और करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। चूँकि यार ये जो आप देख रहे हैं CO, इसको बोला जाता है कार्बोनिल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो निकालिए x + 0 × 5 बराबर, ये भी जो होता है कॉम्प्लेक्स है, इस पर कोई चार्ज है नहीं है, x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो होता है आयरन कार्बोनिल के केस में आयरन जो है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी मेटल जो होता है वो, मतलब मेटल कार्बोनिल में जो मेटल होता है, मेटल कार्बोनिल में ये जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है जीरो होता है ना। चाहे मैंगनीज का जो होता है कार्बोनिल हो, MnCO5 हो, यहाँ पर भी मैंगनीज किस अवस्था में है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो किसी भी मेटल कार्बोनिल में जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसका आपसे नाम पूछ रहा है। तो नेम जानने से पहले कुछ इसका नियम होता है ना जी। ये यूपेक नेम आपसे पूछ रहा है तो यूपेक नेम का जो है कुछ ना कुछ नियम होता है, तो इसमें भी कुछ नियम है। तो कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट नियम का चार्ट देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको कटायन का नाम जो है, कटायन जिस पे प्लस चार्ज होता है ना, उसका नाम पहले लिखते हैं, और एनायन का नाम जो है उसके बाद में लिखते हैं। लिगेंड का नाम अगर लिखना है तो अब लिगेंड को देखेंगे कि कैसा लिगेंड है ना जी, जो ब्रैकेट में रहता है इस टाइप से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड देखेंगे कि एनायनिक है कि न्यूट्रल है। अगर लिगेंड जो है एनायनिक है मतलब उस पर निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे कि अगर वैसा लिगेंड जो कि निगेटिव चार्ज है, एनायनिक है और वो ई से ख़त्म कर रहा है, जैसे मान लीजिए Cl-, इसका नाम क्या होता है क्लोराइड, CHLORID क्लोराइड। आप देखिए ई से जो होता है ये ख़त्म कर रहा है, तो वैसा एनायनिक लिगेंड जो ई से ख़त्म होता है, इस ई को हटा के हम लोग ओ लगा देते हैं, तो अब इसको लिखेंगे हम लोग क्लोरिडो, है ना। अब ये क्या हो जाएगा क्लोरिडो। वैसे ही फ्लोराइड को लिख सकते हैं फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, इस टाइप से, है ना। वैसे ही OH- जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो ई आता है तो हाइड्रोक्सीडो बोलेंगे। OX2- ऑक्सैलेट, तो इसको बोलेंगे ऑक्सैलोटो, ई हटा के ओ लगा देना है। CN को बोलते हैं साइनाइड, साइनाइड को बोलेंगे साइनिडो, है ना। तो अनायनिक लिगेंड रहेगा, अगर वो ई से लास्ट कर रहा है तो ई हटा के हम लोग ओ लगा देते हैं। अब देखिए न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं हो, जैसे वाटर। तो वाटर का नाम जो होता है हम लोग नामकरण लिखने के लिए यहाँ पर एक्वा यूज करते हैं। H2O के लिए क्या यूज करेंगे एक्वा। NH3 के लिए अमीन यूज टर्म करेंगे। और जो आपको ध्यान रखना है वो बता देते हैं, CO के लिए आपको कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोजिल, EN के लिए जो होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, PY के लिए आपको यूज करना है पायरिडीन, है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स। अब आपको देखना है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है। कॉम्प्लेक्स जो होता है कि न्यूट्रल है कि उस पर पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है ना। अब कॉम्प्लेक्स जो ये ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट के ऊपर देखेंगे कि क्या कोई चार्ज नहीं है कि या पॉजिटिव चार्ज है। जो बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे थे इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हम लोग बोल रहे थे जिसको। तो इस पर देखेंगे कि क्या कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल, या फिर प्लस चार्ज है। तो उस कंडीशन में जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम, उसका जो ओरिजिनल नाम होता है वही लिखते हैं। जैसे Fe का ओरिजिनल नाम आयरन, CO के लिए कोबाल्ट, Ni के लिए निकेल, Pd के लिए पैलेडियम, Pt के लिए प्लेटिनम, Cu के लिए कॉपर, Ag के लिए सिल्वर, Au के लिए गोल्ड, Zn के लिए जिंक यूज करेंगे।
लेकिन अगर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हो जाए, मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, तो अब Fe के जगह पे हम लोग अब जो सेंट्रल मेटल होगा अब उसके जगह पे आयरन नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, फेरेट। CO के लिए कोबाल्टेट, निकल के लिए निकलेट, PD के लिए पैलेडेट, है ना, लास्ट में अब 8 लगा देंगे। कब, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, तब उस समय जो सेंट्रल मेटल होगा उसका नाम लिखने के लिए लास्ट में हम लोग 8 का यूज कर देंगे, है ना। PT के लिए प्लेटिनेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, Ag के लिए देखिए, Ag के लिए जब पॉजिटिव रहेगा तो सिल्वर लिखते हैं, जबकि जब इनाइनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो हम लिखेंगे अर्जेंटेट। Au के लिए इसमें तो गोल्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑरेट। Zn के लिए जिंकेट। तो यही बस नियम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, तो आपसे सारा जो है नेमिंग जो कॉम्प्लेक्स का करने वाला क्वेश्चन है वो बन जाएगा। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए ये है, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है FeCN6 3-। अब इस कॉम्प्लेक्स को बताइए कि ये एनाइनिक है कि न्यूट्रल है कि कटायनिक है। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो होता है यहाँ पर 3 गुण निगेटिव चार्ज है, मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है जी, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये जो सेंट्रल मेटल होता है ये आयरन, अब इसका क्या यूज करते हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये जो आयरन है इसको क्या लिखते हैं, Fe को क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं ना। अगर इस पर प्लस चार्ज रहता तो Fe को हम लोग आयरन लिखते हैं, और इस पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर Fe को क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, है ना। तो देखिए आप यहाँ से काट भी सकते हैं, अभी तो नहीं कट रहा है यहाँ पर, चूंकि सब में जो होता है फेरेट आ रहा है, किसी में आयरन रहता तो उसको हम लोग काट देते क्योंकि आयरन नहीं होता। अब चलिए, अब हम लोग इसका नामकरण जो होता है करते हैं, चूंकि यहाँ पर कोई कटायन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनायन ही है, तो अनायन में सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। CN के लिए यूज करते हैं साइनो, कै को साइनो है जी, 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो, है ना, हेक्सा साइनो। और Fe के लिए क्या यूज करेंगे, फेरेट। और ब्रैकेट में जो होता है ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो आप यहाँ से x मान के निकालिएगा, x प्लस CN के ऊपर माइनस चार्ज होता है -1, तो -1 गुना 6 बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर +3। मतलब यहाँ पर जो Fe आप देख रहे हैं ये किस में है, +3। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखते हैं इस टाइप से 3। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो फेरेट और क्या 3। हेक्सा साइनो लिखेंगे कि साइनिडो लिखेंगे, तो हेक्सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनिडो हो जाएगा, है ना। चूँकि हम बताए हैं कि इसका नाम होता है साइनाइड, और ये कैसा लिगेंड है जी, ये कैसा जो होता है लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है। और एनायनिक लिगेंड में जब नाम जो होता है ई से ख़त्म होता है तो ई को हटा के क्या लगा दिया जाता है, ओ लगा दिया जाता है, तो इसका जगह पे क्या हो जाएगा, साइनिडो। तब इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनिडो ट्राई, तो ऐसे ही कट जाएगा, हेक्सा साइनिडो फेरेट, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और आयन से, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हेक्सा साइनो ये सब नहीं होगा, हेक्सा साइनिटो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, यहाँ पर साइनिडो हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पर फेरेट क्यों लिखे जी, आयरन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा था, एनायनिक था। ये छोटा छोटा बात है, आप अच्छे से इसको ध्यान रखिए, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और जो होता है यूपेक नेम आपको लिखना है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। इस कॉम्प्लेक्स को मैं थोड़ा सा अलग करके आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। इधर लिखा हुआ है H2O2, है ना, और एक और इसके साथ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है AgCN2, है ना, इस टाइप से 2 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है। तो हम लोग नियम में सीखे कि पहले जो होता है जब नेमकरण करते हैं तो पहले जो होता है कैटायंस को लिखते हैं और बाद में एनायंस को। तो जो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी उसी हिसाब से बनाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये क्या है, कटायन है, और ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं इसके ऊपर क्या है, एनायन है ना। नियम यही बोलता है ना जी, पहले कैटायंस को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं, और जो नियम बोलता है उसी के हिसाब से हम लोग डायग्राम भी बनाते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसी के हिसाब से फिगर भी बनाते हैं। तो पहले किसको लिखते हैं, कैटायन, इसका मतलब ये कैटायन रहा होगा, और फिर बाद में किसको लिखते हैं, एनायन, इसका मतलब ये एनायन रहा होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर मानना है कि ये कैटायन है, अब ये एनायन है, तो अब नाम लिख लीजिए। वाटर के लिए आपको पता है कि क्या यूज करते हैं, एक्वा। यहाँ पर कितना है जी, वाटर, तो क्या हो जाएगा, डाई एक्वा। और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा है जी, पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब Ag के लिए क्या यूज करेंगे, सिल्वर, है ना। और जब यहाँ पर x मान के निकालिएगा तो Ag यहाँ पर +1 में आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एक्वा सिल्वर 1। और इसका लिखिएगा तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो इसका नाम डाई
और CN के लिए क्या यूज करेंगे, साइनिडो, डाई साइनिडो। अब ये कॉम्प्लेक्स होता है एनाइनिक हो गया, तो अब Ag के लिए क्या यूज करेंगे, अर्जेंटेट, है ना, अर्जेंटेट। और यहाँ पर भी Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में है, तो ब्रैकेट में हम लोग +1 रोमन में लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एक्वा सिल्वर 1 और डाई साइनिडो, है ना, अर्जेंटेट 1। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन BCEC में आएगा तो जो अच्छे से पढ़े हैं, जो यहाँ से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वही जो है ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये देखिए यहाँ पर जो होता है बहुत सारा लिगेंड दिया हुआ है, तो लिगेंड का क्या होता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, तो एनर्जी वाइज जब लिगेंड को सजाते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपका NCERT का डाटा यहाँ पर लिया हुआ है ना। ये डायरेक्ट आपको ये सब क्या है, लिगेंड है, इसको सजाया गया है एनर्जी वाइज। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है, CO का, कार्बोनिल का, फिर CN माइनस, फिर आपका होता है NO2 माइनस, फिर EN, ये क्या है जी, इथेन 1,2 डाइमाइन, फिर NH3 अमोनिया, EDTA4 माइनस, यही हेक्साडेंटेट था, फिर NCS माइनस, फिर वाटर, फिर जो होता है OX2 माइनस, इसको ऑक्सैलेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, उसके बाद साइनाइड। फ्लोराइड और क्लोराइड के बीच में देखिए यहाँ पर क्या है, सल्फाइड आयन है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर क्लोराइड और ब्रोमाइड के बीच में आप यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं थियोसाइनेट, HCN माइनस है, और फिर जो है लास्ट में आयोडाइड है। तो ये एनर्जी वाइज सजाया जाता है जब लिगेंड को, तो इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। तो यहीं पूछ रहा है कि अब बताइए किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो अब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो होता है पहले वाले में ऑक्सैलेट का नहीं होता है, इससे ज़्यादा CN का होता है, तो CN का होता है। फिर उसके बाद किसका होता है, ऑक्सैलेट। फिर यहाँ पर दे दिया है SCN का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो फ्लोरीन बोल रहा है, ये तो ऐसा ही नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन D हो जाएगा ना। D वाला में देखिए सबसे ज़्यादा CN, ये वाला। उसके बाद जो होता है ये C2O4, ये OX2 माइनस को ही बोलते हैं ना, ऑक्सैलेट। फिर आप देखिए यहाँ पर फ्लोराइड आयन है, और फिर बाद में जो होता है SCN आयन। तो आप इसको अपने सहूलियत के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो कार्बन डोनर वाला होता है, देखिए कार्बन वाला, इनका जो होता है फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन वाला है ना, उसके बाद नाइट्रोजन वाला, फिर जो है ऑक्सीजन वाला, यहाँ पर देखिए H2O वाला, OX, OH, और फिर लास्ट में जो है आपका हाइड्रोजन वाला है। तो ये आप सहूलियत के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबसे पहले कार्बन डोनर वाला स्पेक्ट्रल सीरीज में सबसे ऊपर आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर जो होता है हाइड्रोजन डोनर लास्ट में आता है। लेकिन ये पूरा सीरीज भी आपको ध्यान रखना है, एक बार आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, पूछ देगा कि कौन सा जो होता है इसका एनर्जी जो होता है वो सबसे ज़्यादा है, एनर्जी के क्रम में आप इसको सजाइए। अब देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर लिगेंड का खेल जो होता है अब शुरू होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का। तो वाटर से लेके, पानी से लेके, आप जितना पीछे वाला देख रहे हैं ना, पानी से लेके पीछे वाला, ये जो मैं रेड से कॉलम कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड। और पानी के जो बाद वाला देख रहे हैं, जैसे CO, CN माइनस, NO2 माइनस, EN, अमोनिया, EDTA, ये सब जो होता है इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बाबू आप अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन का जो होता है पेयरिंग कराने का काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको हम 3 बताते हैं, होता तो बहुत सारा है लेकिन मेनली जो यूज होता है वो CO, CN माइनस और अमोनिया। ये 3 को आपको पता होना चाहिए कि ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है ये पेयरिंग कराता है। अभी हम लोग पेयरिंग करके देखेंगे, है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो होता है ये इन्वॉल्व करता है। लेकिन आपको एक हम स्टार लगा के बताते हैं कि यहाँ पर जो आप अमोनिया देख रहे हैं, ये नोट करके आप लोग लिख लीजिए। अमोनिया जो होता है सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट अगर +3 में है और कॉपर अगर +2 में है ना, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये कोबाल्ट का +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, कॉपर का +1 भी हो सकता है। लेकिन अमोनिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट +3 और कॉपर +2 के साथ ही जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। बाकी सब के साथ जो होता है, अगर मान लीजिए कोबाल्ट +2 भी हो, आयरन +2 हो, इवन कॉपर +1 में भी है, तो उसके साथ भी अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम करेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से अभी से ही ध्यान रख लीजिए।
दूसरा एक और आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये सब हाई लेवल का है ना, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ा देते हैं। ऑक्सैलेट OX2-, ये जो ऑक्सैलेट होता है ये हर जगह आप देखिए वाटर के जो होता है बाद में आ रहा है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम करता है। लेकिन एक्सेप्शन है कि ऑक्सैलेट जो होता है ये कोबाल्ट +3 के साथ रहेगा, तो वहाँ पर जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करेगा। वहाँ पर जो होता है ऑक्सैलेट किसके रूप में काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में। तो ये 2 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया जो है हर जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम नहीं करता है, सिर्फ किसके साथ करेगा? कोबाल्ट अगर +3 में है, कॉपर +2 में है। ऑक्सैलेट आयन जो है हर जगह वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम करता है, एक जगह छोड़ के, किसके साथ? कोबाल्ट +3 के साथ जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना बात आपको ध्यान रखना है, इन सब का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4 Fe(CN6) बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार जो होता है क्या होता है, ये जो d ऑर्बिटल्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग जो d ऑर्बिटल्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान 2 सेट में ब्रेक कर जाता है। 2 सेट में जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान जो होता है ये जो d ऑर्बिटल के पास 5 डब्बा जो होता है ये 2 सेट में आपका ब्रेक कर जाता है। एक सेट को हम लोग बोलते हैं T2G जिसमें 3 डब्बा देखने को मिलता है, 3 ऑर्बिटल होता है, और एक सेट को हम लोग बोलते हैं EG जो कि ऊपर में होता है, 2 डब्बा इसमें होता है। अब देखिए D के पास जो 5 ऑर्बिटल होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो नीचे में जो 3 डब्बा होता है इसका नाम है DXY, एक को बोलते हैं DYZ और DZX, और जो ऊपर में जो d ऑर्बिटल होता है वो DX² - Y² और DZ² होता है ना। तो इस टाइप से जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान जो होता है d ऑर्बिटल जो होता है ये 2 सेट में ब्रेक कर जाता है, T2G सेट और EG सेट। तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए T2G और EG में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होगा इस आयंस के लिए। इसके लिए K4 Fe(CN6), बढ़िया समझिएगा बाबू, ये सब अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुतों का उड़ जाता है, लेकिन आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा तो यकीन है कि आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले जो होता है यहाँ पर ये जो K4 आप देख रहे हैं इसको हटाते हैं ना, इसको हम लोग एनायंस बनाते हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा तो ये आयंस में जो होता है ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये वाला ब्रेक नहीं करता है। इस कॉम्प्लेक्स को आप ब्रेक कीजिएगा तो पोटेशियम के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस एक कटायन मिलता है और एक एनायन मिलता है, तो कटायन में क्या मिलेगा? पोटेशियम आयन, और एनायन में आपको मिलेगा Fe(CN6) और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 4- आ जाएगा, Fe(CN6) 4- है ना। जब इसको ब्रेक करेंगे कॉम्प्लेक्स में, ये अंदर वाला जो होता है ब्रेक नहीं करता है ना, चूँकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सिर्फ बाहर वाला देखिए पोटेशियम अलग हो गया और एक जो होता है जो कॉम्प्लेक्स था वो अलग हो गया। अब इसमें हम लोग आयरन को देखेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो आप आयरन को X मान के निकालिएगा, आपको निकालने का तरीका बता चुके हैं। यहाँ पर आयरन जो है ये +2 में आएगा, मतलब आयरन किस अवस्था में है? +2 में है। अब इस आयरन को हम लोग भरेंगे। अब इस आयरन का जो +2 में है इसका आप कॉन्फ़िगरेशन पहले आप लिख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आर्गन 4s0 हो जाएगा और 3d 6 हो जाएगा, क्योंकि आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है जी? 26। जब कोई चार्ज नहीं था तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 18 4s2 18 2 20 26 +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? यहीं बाहरी सेल 4s से, तो 4s क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि D में जो है कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी D को जो है पहले जो आप इसमें भर रहे थे अब क्या भरेंगे? T2G और EG में भरेंगे। तो पहले नीचे वाला T2G में भरते हैं फिर EG में भरते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 6 भर लीजिए। कैसे भरता है? 1 2 3 है ना, फिर जाएगा 4 5, फिर आएगा नीचे पेयरिंग कराएगा। पहले जो है सबको जो है हाफ फील्ड एक एक को भर लेगा, फिर पेयरिंग जो होता है वो शुरू होगा। तो इस टाइप से हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब ये भरने के बाद आपको देखना है कि ये लिगेंड कौन सा है। अब यहीं पर जो होता है ये ख़त्म नहीं हो गया कि आप बोल दीजिए कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं। इतना करने के बाद आपको ये जो छोटका ब्रैकेट में देख रहे हैं इसी को बोलते हैं लिगेंड। इस लिगेंड को देखना है, ये क्या है जी? CN, साइनाइड आयन है। तो हम आपको बोले थे CO हो गया, CN हो गया, है ना, अमोनिया हो गया। अमोनिया हालांकि स्पेशल केस होता है, EN हो गया। ये सब जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कहने का मतलब जो मैं बार बार पेयरिंग यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है
कि यहाँ पर जो आप ऊपर वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये आके जोड़ा बना लेगा। देखिए ये वाला तो पहले से ही जोड़ा बना चुका है, लेकिन ये दोनों अखंड सिंगल है, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ जोड़ा बना लेगा। तो यहाँ पर एक आ जाएगा और ये वाला जो होता है इसके साथ आके जोड़ा बना लेगा। मतलब ये जो ऊपर में आप जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे थे, अब ये दोनों डब्बा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर Cn जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर मान लीजिए वीक फील्ड लिगेंड रहता, Cl रहता है, वाटर के जो बाद वाला जैसे Cl रहता है, ऑक्सैलेट रहता है, Br रहता है, Br माइनस I माइनस रहता है, तो यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होता है, जैसे था पहले वैसे ही कर देते। चूँकि Cn है इसलिए पेयरिंग कराए, तो Eg में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 0, और T2G में आप देखिए 2 2 4 2 6, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में 0। तो देखिए T2G में जो होता है ऊपर में आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और Eg में आप देखिए 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होगा ये क्या हो जाएगा, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सब जो होता है वो नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा आप बैक कीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और ये सब मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको हम बताए थे, है ना, डी ब्लॉक में पढ़ा रहे थे। तो n इंटू एन प्लस 2 होता है, जहाँ n जो होता है ये अखंड सिंगल वाला होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी। तो सबसे पहले हम आपको एक बना के दिखाते हैं, 1 या 2, बाकी सब आप बनाइएगा, है ना। 2 बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे पहला देखिए FeCN6 3-, बहुत अच्छा चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, अच्छे से समझते जाओ। FeCN6 जो होता है 3-, यहाँ पर आयरन देखिए, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे x मान के निकालना सिखाए थे, आप निकालिएगा तो आयरन आ जाएगा +3 में। अब इस +3 वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप, आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपको लिखने आना चाहिए बाबू, है ना। अब इस लास्ट वक्त में मैं ये कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो लिखेंगे तो आर्गन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आर्गन 4s0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकला है। आप नॉर्मल पहले लिख लीजिए, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आपको ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। अब 3d में कितना आया जी, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें फिल करेंगे इस टाइप से, 1 2 3 4 5, इस टाइप से आप फिल कर लीजिए, या फिर T2G EG सेट बना के भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा करने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ ऐसे भी जो होता है इस 5 डब्बा में फिल करके, अब आप लिगेंड को देखिए, Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, पेयरिंग होगा, है ना। पेयरिंग कराइए तो क्या होगा, ये वाला जो होता है पहले इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, और ये वाला जो होता है एक जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पहले ये वाला बाहरी वाला जो है इसके साथ आके पेयर करेगा, और ये एक जो है वो इसके साथ पेयर करेगा, तो ये दोनों तो पेयर कर लेगा। अब इसके साथ जोड़ा बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर अनपेयर्ड जो होता है वो कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ही अखंड सिंगल मिल रहा है, 1। और बताए हैं कि जब अनपेयर्ड 1 आएगा और इसमें पुट कीजिएगा तो आंसर जो होता है 1 के टर्म में ही कुछ आएगा, है ना, 1.67 या 37, मतलब 1 के टर्म में ही आंसर आएगा। तो मतलब ए का जो होता है वो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ए का चौथा देखिए सी में नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, समझे ये क्यों हुआ है, यहाँ पर पेयरिंग क्यों हुआ, क्योंकि Cn था। वैसे ही हम आपको दूसरा लिख कर दिखाते हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। FeH2O6 3+ है, यहाँ पर आप Fe को x मान के कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिएगा। जैसे देखिए हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, x+ वाटर पे कोई चार्ज होता है जी, पानी पे न्यूट्रल होता है, 0 गुना काय को पानी है 6 बराबर +3, तो x यहाँ पर किस में आ जाएगा, +3 में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आयरन किस में है, +3 में है। तो सेम यही वाला हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसके लिए भी, कि आर्गन 4s0 3d5। लेकिन अब जब इसको सजाएंगे हम लोग, डी के पास 5 ऑर्बिटल होता है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अब इसमें आप जो है 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर पेयरिंग होगा, ऊपर वाले में आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है निकल कर पेयर कर लिया, इलेक्ट्रॉन जो है निकल के पेयर कर लिया, और ये सब जो है वो खाली हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर पेयर होगा, अब यहाँ पर लिगेंड कौन है, पानी है। पानी जो होता है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो अब यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगा, मतलब पांचों अखंड सिंगल का सिंगल ही रहेगा, इसका अब जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर n कितना है, 5 है, और 5n आया तो आंसर भी 5 के टर्म में ही आएगा, तो बी का आंसर हो जाएगा, बी का क्या ऑप्शन हो जाएगा, पहला, है ना, 5 के टर्म में ही देखो आंसर आ रहा है 5.92, तो बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला आप देखिए
करेक्ट ऑप्शन ए में हो जाएगा ना, ए में दिख रहा है बी का पहला। बाकी आप इन सबको निकालिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। जैसे सी का जो होता है वो आपका हो जाएगा दूसरा। सी में क्या होगा कि सारा जो होता है वो जोड़ा बना लेगा, है ना, क्योंकि सी एन है, ये सबको जो होता है जोड़ा बना लेगा, तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। तो जब अनपेयर्ड नहीं मिलेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें जो होता है आपका अनपेयर्ड जो होता है वो 4 आएगा, आप बना के देखिएगा, और आंसर भी 4 के टर्म में ही आएगा। तो डी का हो जाएगा तीसरा, और ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी केस से आप पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक भी पता कर सकते हैं ना, यहीं से हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। अब इसी में आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। क्योंकि अगर अनपेयर्ड किसी में आ गया, जैसे इसमें अनपेयर्ड एक आ रहा है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा जी, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड आएगा तो पैरामैग्नेटिक, ये वाला नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर कोई अनपेयर्ड नहीं आ रहा है, जैसे अगर आप यहाँ पर सी देख रहे हैं, इस सी को अगर आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर अनपेयर्ड एन का वैल्यू जीरो आएगा, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, जीरो। तो अगर एन का वैल्यू जीरो है, मतलब कोई अनपेयर्ड नहीं है, मतलब सारा जोड़ा बना लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा ना। तो पैरा और डाया हम आपको यहीं पर बता दिए। तो सी वाला क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। बाकी सब में जो होता है एक ना दो, एक या दो या बहुत सारा जो होता है अनपेयर्ड आ रहा है, तो एक भी अनपेयर्ड आ गया तो पैरामैग्नेटिक, और एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सारा जो होता है जोड़ा बना लिया तो डायामैग्नेटिक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आइसोमेरिज्म से है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहला देखिए कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पहला कॉम्प्लेक्स को आप अच्छे से देखिएगा तो ये NO2 है और दूसरा में ONO है। NO2 बताए थे कि NO2 जो माइनस होता है ये क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। एक बार देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है डोनर के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और एक बार ऑक्सीजन जो होता है। तो जब एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स में हो तो वो सिर्फ और सिर्फ लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। दूसरा देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो बताए थे कि जब ऐसा कॉम्प्लेक्स हो तो एक कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना जी। बताए थे आपको कि जब ऐसा दो कॉम्प्लेक्स हो तो एक कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और एक कॉम्प्लेक्स को हम लोग लिखते हैं निगेटिव। तो जब यहाँ पर भी आप नीचे वाला में भी देखिए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो जब कोई सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स भी मिले, अनायनिक कॉम्प्लेक्स भी मिले, तो वहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होता है उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो बी का हो जाएगा दूसरा। मैच करते हैं ए का तीसरा। ए का तीसरा देखिए बी में नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है ना। और बी का जो होता है क्या हो जाएगा, बी का दूसरा, बी का दूसरा देखिए दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी इन सबको भी देख लीजिए क्यों ऐसा हुआ। इस कॉम्प्लेक्स में देखिएगा तो एक बार जो होता है ये Br माइनस आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, और दूसरी बार जो होता है ये सल्फेट आयन। तो जब दो अलग अलग आयन आपको सॉल्यूशन में मिले तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चौथा वाला देखिए, जब पानी, यहाँ पर क्या है, पानी जो होता है जब लिगेंड के रूप में काम करेगा, पानी जो होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में जो होता है ये काम करेगा, तो उस कंडीशन में जो होता है जो आइसोमेरिज्म शो करता है उसको बोलते हैं सोलवेट या फिर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, है ना। तो डी का क्या हो जाएगा, चौथा। तो डी का चौथा इसमें दिख रहा है, और सी का पहला, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म है, डायरेक्टली आपको कॉम्प्लेक्स देखे पूछ सकता है कि किस प्रकार का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो मैंने सारा आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है पॉसिबल आइसोमर। तो कुछ हम आपको बताते हैं जो जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये हार्ड होता है, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन जिस टाइप के कॉम्प्लेक्स से पूछा जाता है मैं उतना बता दे रहा हूँ, आप उसको रट के चले जाइए, आपका काम होगा। जैसे इन कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हम बता रहे हैं ना, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिएगा तो ये 6 हो जाएगा। जैसे EN क्या है जी, बाईडेंटेट है और 2 लगा है तो 2 दूनी 4, और क्लोरीन जो होता है मोनोडेंटेट है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो 2 है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर आपसे आइसोमर पूछे, मेनली स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हम आपको कुछ स्पेशल केस बताते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए A3B3 टाइप का जो होता है अगर कॉम्प्लेक्स मिले, तो उस कंडीशन में दूसरा आपको बताते हैं, M जैसा ये वाला दिया हुआ है, MA2B2 टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स मिले, तीसरा MAB3 टाइप का कॉम्प्लेक्स मिले, और चौथा एक और ध्यान रख सकते हैं आप,
AA2 टाइप का। मेनली जो होता है क्वेश्चन इसी टाइप के कॉम्प्लेक्स से पूछता है, पूछ देगा कि बताइए कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कितना ऑप्टिकल होगा, या फिर टोटल आइसोमेरिज्म कितना होगा। तो जब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो इस फॉर्म में, तो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, OI, और इधर लास्ट में हम टोटल कहने का मतलब क्या है जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो होता है यही दो होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल। तो जब हम MA3B3 टाइप का जो होता है अगर कॉम्प्लेक्स हो, तो उसमें ज्योमेट्रिकल तो होता है 2, लेकिन ऑप्टिकल जो होता है वो हो जाता है 0। जबकि MAA2B2 टाइप में ज्योमेट्रिकल 2 होता है, ऑप्टिकल 1 होता है। तो यहाँ पर टोटल लिखिएगा तो इसमें हो जाएगा 2, नीचे वाले में टोटल 3। MAB3 में क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल 2 होता है, ऑप्टिकल भी 2 होता है, और इसमें टोटल हो जाएगा 4। MAA2 में आपसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं पूछता है। AA3 है यहाँ पर। MAA का होल थ्राइस इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर COEN3 इस टाइप का जो होता है दे देगा, और पूछेगा कि बताइए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है कि नहीं। तो जब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, ये ऐसे ही कॉम्प्लेक्स को हम बोल रहे हैं कि MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल शो करता है ना। तो ये 4 आपको केस बस ध्यान रखना है। होता तो बहुत सारा केस है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है वो हम आपको बता दिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सीरीज में। तो अब जो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, इस कॉम्प्लेक्स को आपको पहचानना है कि इनमें से किस फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए हम लिखते हैं, ये CO क्या है जी, ये जो हम M लिख रहे हैं, ये M जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, तो CO की जगह पे हम M लिख सकते हैं। EN के जगह पे, चूंकि ये बाइडेंटेट है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, EN के जगह पे AA, है ना। चूंकि बाइडेंटेट है इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं, AA। AA2 और Cl जो होता है मोनोडेंटेट है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टर्म यूज हो रहा है B, और कितना Cl है 2। तो ये देखिए किस फॉर्म में दिख रहा है, दूसरा वाला जैसा दिख रहा है, MAA2B2 है ना, CO EN का होल ट्वाइस Cl2 इस टाइप का दिख रहा है। तो इसमें कितना आइसोमेरिज्म होता है, 2 ज्योमेट्रिकल होता है और 1 ऑप्टिकल होता है। तो टोटल आइसोमेरिज्म 3, करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। तो आप केस पहचान लीजिए, वहाँ से इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, आपका काम जो है हो जाएगा, आपको फिगर बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं MA3B3, इसमें जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, ये इसका भी जो होता है 2 फॉर्म होता है। MA3B3 में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ये फेसियल और मेरिडोनियल टाइप का होता है, जबकि MAA2B2 टाइप में ये जो 2 आइसोमेरिज्म दिख रहा है ये सिस ट्रांस टाइप का होता है ना। A3B3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फेसियल और मेरिडोनियल हो जाता है, और MAA2B2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का 2 फॉर्म होता है, सिस और ट्रांस। तो ये भी पूछ लेता है कि बताइए फेसियल और मेरिडोनियल टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस टाइप के कॉम्प्लेक्स में दिखता है, तो किसमें दिखेगा, MA3B3 टाइप में जो होता है दिखेगा, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे MA3B3 टाइप, जैसे मान लीजिए Fe H2O3 CN3 इस टाइप का जो होता है कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो फेसियल और मेरिडोनियल टाइप का होता है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछे कि बताइए टोटल आइसोमेरिज्म कितना होगा, तो इसको पहचानेंगे कि किस फॉर्म में है जी, किस टाइप का है, इस टाइप का दिख रहा है पहले वाले टाइप का। M ये मेटल को बता रहा है, A जो है, A क्यों लिखे हैं यहाँ पर, चूँकि ये मोनोडेंटेट है, एक ही जो होता है एटम जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। और B CN में भी क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो होता है डोनेट करने का काम करता है। तो ये पहला वाला टाइप का है, तो टोटल आइसोमेरिज्म यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अगर ये चार्ट याद है तो। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो होता है ये शो नहीं करता है। खैर हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। तो ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये PY हो गया, NH3 हो गया, Br हो गया, CN हो गया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालिए कितना है। तो सारा जो आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स PY, चूँकि PT क्या है जी, PT तो मेटल हो गया, सेंट्रल मेटल। बाकी जो आप चारों देख रहे हैं ये लिगेंड है, और कैसा लिगेंड है, सब जो है सब में जो है एक ही एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब सब जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। कितना मोनोडेंटेट है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी, 4 है। तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हम आपको फॉर्म देते हैं, उसको आप याद रखिए। अगर मान लीजिए MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स मिले, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो पहले आप जान लीजिए कि कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई ऐसा स्पीसीज जो नहीं है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है।
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो अगर MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो तो ज्योमेट्रिकल 0 हो जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि A2B2 टाइप का जो होता है कॉम्प्लेक्स हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 हो जाता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है MABCD जो आपको दिया हुआ है, इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स रहे तो ज्योमेट्रिकल हो जाता है 3, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है 3। तो ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर आप देखिए एक सेंट्रल एटम है और बाकी ABCD अलग अलग जो होता है टाइप का लिगेंड है। तो तीसरा फॉर्म में जो होता है आ रहा है, तीसरा टाइप का है। और इस टाइप का जो होता है जब कॉम्प्लेक्स रहता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होता है 3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, है ना। तो जितना बताए हैं बस उतना ही आप ध्यान रख के जाइए, आपका काम जो होता है वो हो जाएगा। ये जो आप A2B2 में देख रहे हैं यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये 2 प्रकार का होता है, सीस और ट्रांस, है ना। इसमें आपको सीस ट्रांस देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है आप केस पहचानने आना चाहिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि M, है ना, कोबाल्ट के लिए हम M लिख रहे हैं। NO2 क्या है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन को जो होता है, एक ही एटम जो होता है यहाँ पर डोनर के रूप में काम करता है ना। है तो एम्बीडेंटेट, लेकिन एम्बीडेंटेट में एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम जो होता है डोनर के रूप में काम करता है, तो इसलिए इसको मोनोडेंटेट का पार्ट मानते हैं। तो इसको A लिखेंगे। A कितना है जी, 3 है। अमोनिया ये भी जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम जो होता है डोनर के रूप में काम करता है, मोनोडेंटेट है, तो B लिखेंगे। और ये भी कितना है 3। तो MA3B3 टाइप का जो होता है कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखिए पीछे चार्ट में बताएं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है 2 और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपसे पूछता तो हो जाता है 0 और टोटल आइसोमेरिज्म पूछेगा तो 2 0 क्या हो जाएगा 2। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। चूँकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C वाला, है ना। तो MA3B3 टाइप में ज्योमेट्रिकल कितना होता है 2 होता है, ऑप्टिकल पूछता तो 0 हो जाता है ना, फिर भी हो जाता है। लेकिन आप देखिए ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है। आगे चलते हैं। द हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। पहले हम देखिए साइड में लिखते हैं NiCN4। तो जब भी जो होता है ऐसा है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। उसके बाद जो होता है उसको D ऑर्बिटल में भरना है। भरने के बाद आपको लिगेंड देखना है, ये जो हम ब्रैकेट में देख रहे हैं इस लिगेंड को देखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगा, नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगा। उसके बाद हम लोग हाइब्रिडेशन बता देंगे। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। निकल को आप X मानिए, X प्लस, चूँकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 कै को CN है 4, -1 गुणा 4 बराबर कितना चार्ज दिख रहा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा +2, मतलब यहाँ पर निकल किस अवस्था में है +2 में। अब निकल +2 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं जी। आर्गन 4s0 हो जाएगा और 3d 8 हो जाएगा ना, चूँकि निकल का परमाणु संख्या 28 होता है। तो जब कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पर 4s2 था, लेकिन 2 चार्ज आ गया +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है 4s से, इसलिए 4s आपको 0 दिख रहा है। अब D में कितना इलेक्ट्रॉन आया 8 इलेक्ट्रॉन आया, इसको हम लोग फिल करेंगे। तो मेनली जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वह होता है 3d 4s 4p, चूँकि s के पास एक डब्बा होता है, p के पास जो होता है 3 डब्बा होता है, और एक आपका इन्वॉल्व हो जाता है कभी कभी 4d, है ना। तो कॉम्प्लेक्स बनाने में जो होता है यही सब डब्बा जो होता है इन्वॉल्व होता है। 3d 4s 4p, मैक्सिमम केस में 3d 4s 4p होता है, कुछ केस में 4s 4p और 4d जो होता है वो भी जो होता है कॉम्प्लेक्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो चलिए, चूँकि हमारे पास जो होता है आप देख रहे हैं कि 3d में जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसको फिल करेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिल करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि लिगेंड कैसा है। CN क्या है जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पेयरिंग कराएगा, जो भी अखंड सिंगल वाला दिख रहा है उसको जोड़ा बना देगा। अखंड सिंगल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसको दे देगा, तो ये जोड़ा बना लेगा। अब जो है ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये जोड़ा बन जाएगा और ये वाला डब्बा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब इन्हीं डब्बा में जो आपको लिगेंड दिख रहा है या क्या फिल होता है, इन्हीं डब्बा में ये लिगेंड फिल होगा। तो पहले जो होता है चूँकि यहाँ पर एक डब्बा खाली है तो इसमें एक CN फिल होगा, एक इसमें फिल होगा, एक इसमें फिल होगा, एक इसमें फिल होगा। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वहीं उसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन। तो एक D इन्वॉल्व हुआ,
एक एस, ये वाला एक डी, ये एक एस और पी का जो होता है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा DsP2। और जब DsP हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका ज्योमेट्री आपसे पूछे तो हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा DsP2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्बिटल जो होता है इन्वॉल्व हो रहा है। एक चीज़ और आपको यहीं पर हम बता देते हैं, है ना, कि अगर मान लीजिए हाइब्रिडेशन, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन होता है, sp आ रहा है, sp तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो मेनली आएगा sp3 आएगा। sp3 अगर आएगा तो उसका ज्योमेट्री आपको ध्यान रखना है। यहीं पर हम आपको बताते रहे हैं ज्योमेट्री क्या क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो स्पेस नहीं है। चलो अगले पेज पे हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर बताते हैं, अगर मान लीजिए हाइब्रिडेशन आया sp3 और इसका ज्योमेट्री पूछे तो हो जाता है टेट्राहेड्रल। DsP2 है जैसा कि पिछला वाला आया, तो यहाँ पर ज्योमेट्री हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। sp3D आए तो आप पढ़े ही हैं, sp3D का क्या होता है TBP, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, है ना। अगर DsP3 आए तो इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल, है ना। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। sp3D2 आए, sp3D2 आए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। और अगर D2sp3 आए, या तो sp3D2 आए या फिर D2sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आए, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो वहाँ से आप ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। जैसे पिछले वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था DsP2, अगर मान लीजिए उसका हमसे पूछ देता कि ज्योमेट्री क्या होगा तो क्या हो जाता है स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। और अगर मान लीजिए इस पिछला वाला कॉम्प्लेक्स में पूछ देता कि बताइए पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, क्या हो जाता है जी, तो क्या हो जाता है अब यहाँ पर कोई अखंड सिंगल वाला दिख रहा है, ये भी जोड़ा बना लिया, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, कोई अखंड सिंगल नहीं रहा, तो ये अब क्या कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पैरा डाया भी आपको पहचानने आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक होना चाहिए, मतलब अखंड सिंगल वाला एक भी नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए इनर और आउटर हम आपको बता देते हैं। ये जो आप कॉम्प्लेक्स देखे हैं यहीं पे हम आपको समझा रहे हैं, जब 3D ये वाला जो होता है अगर कॉम्प्लेक्स बनाने में इन्वॉल्व हो, ये वाला ऑर्बिटल, जैसे आप देख रहे हैं कि 3D का जो होता है एक डब्बा इन्वॉल्व हो रहा है, तो जब ये वाला इन्वॉल्व होता है तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ये कैसा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलेंगे। किसको, जो आपको दिया हुआ है NiCN4 2-1। लेकिन अगर ये वाला इन्वॉल्व ना हो, 3D वाला इन्वॉल्व ना हो, इसके जगह पे 4D इन्वॉल्व हो अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटर। अगर 4D जो होता है इन्वॉल्व होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इनर आउटर में आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। इनर कब बोलेंगे जब 3D यूज होगा, आउटर बोलेंगे जब 4D यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आप देखिए, तो इसमें बोल रहा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको ढूंढना है और इसके साथ साथ डायामैग्नेटिक। तो पहले हम आपको जिंक को चेक करके बताते हैं। सब में देखिए क्या है जी, अमोनिया है लिगेंड। तो जहाँ भी अमोनिया लिगेंड आए आपको तुरंत मेरा जो है जो आपको नोट करा के लिखाए थे वो दिमाग में आना चाहिए कि अमोनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट +3, मतलब अमोनिया जो है सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट +3 और कॉपर +2 के साथ ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करेगा। बाकी हर जगह जो होता है ये वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम करेगा और पेयरिंग नहीं होगा वहाँ पर। तो पहला वाला में देखिए जिंक है, जिंक के साथ अमोनिया है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, नहीं होगा यहाँ पर। तो जिंक को अब देखिए आप x मान के निकालिएगा तो जिंक जो हो जाएगा यहाँ पर +2 में, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, हो जाएगा आर्गन 4s0, 3D क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको भरिए, किस में भरना है जी, 3D में, 4s में, 4p में। यही जो होता है ऑर्बिटल मेनली इन्वॉल्व होता है, 3D 4s 4p और एक आपको और बना लेना है 4D। 3D के पास 5 डब्बा इस टाइप से बना लेंगे और इलेक्ट्रॉन भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर जो होता है कोई पेयरिंग जो होता है होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई अनपेयर्ड भी नहीं है, तो पेयरिंग का तो यहाँ पर चांस बनता ही नहीं है। वैसे भी अगर अनपेयर्ड रहता तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होता। आप क्या करते थे कि जो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है 6,
ये जो आपको लिगेंड सॉरी जो दिख रहा है 6, ये सब इस डब्बा में फिल कर देते हैं। तो एक इसमें फिल होगा अमोनिया, एक 6 गो अमोनिया है तो फिल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप देखिए कि ये जो लिगेंड था वो 3D में कहीं नहीं आया। 3D जो होता है ये कॉम्प्लेक्स बनाने में अब इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कौन बनाने में इन्वॉल्व है? 4D। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर बोलेंगे कि आउटर बोलेंगे? अब इसको बोलेंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमें तो बोल रहा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक तो है, क्योंकि सारा जो होता है वो जोड़ा बना लिया है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन ये आउटर ऑर्बिटल है तो ये नहीं होगा, है ना। अगर आपसे पूछता है सिर्फ और सिर्फ डायामैग्नेटिक तो ये आंसर हो जाता, लेकिन इनर ऑर्बिटल के साथ साथ आपको बोल रहा है कि डायामैग्नेटिक, तो ये नहीं होगा। वैसे ही आप निकेल को आप चेक कीजिएगा। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है ना, इतना क्वेश्चन आपको करा दिए, अब आप इन सबको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। वैसे ही आप निकल को देखिएगा तो यहाँ पर निकल हो जाएगा +2 में, और यहाँ पर भी जो होता है पेयरिंग होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया है कि यहाँ पर अमोनिया है, लिगेंड क्या है? अमोनिया है, और अमोनिया सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट +3 और कॉपर +2 के साथ ही स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहाँ भी पेयरिंग नहीं होगा, तो पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा। बी वाला आप चेक कीजिएगा तो वैसे ही इसको आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर भी कोई पेयरिंग नहीं होगा और ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। जबकि कोबाल्ट +3 के साथ यहाँ पर देखिए कोबाल्ट किस अवस्था में है जी? +3 में। आप x मान के निकालिएगा, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है ना। इसको हम अलग से फ्रेश देखिए यहाँ पर बना के दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज नहीं है ना, PDF चूँकि आपको देना है इसलिए हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमको बना के दिखाते हैं अमोनिया का। कोबाल्ट के साथ अमोनिया है 6 है, और इसके ऊपर +3 चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है ना, यही वाला है ना, D वाला। देखिए कोबाल्ट का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसका निकालना रहता है X+। अमोनिया न्यूट्रल है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता है? नहीं होता है, 0। कै गो अमोनिया है? 6 बराबर। कम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो यहाँ से X कितना है? +3, और जो X आता है वो क्या बता रहा है? कोबाल्ट यहाँ पर किस अवस्था में है? +3 में। तो कोबाल्ट +3 का आप क्या लिख लीजिए? कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर्गन 4s0 और 3D क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना जी। आयरन कोबाल्ट 3D क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। चूँकि 27 होता है, 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 2 इसमें से निकलेगा, और D में से जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 3D क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब फिर एक बार इस टाइप से सजा लीजिए, 1 2 3 4 5, ये क्या है? 3D। उसके बाद क्या लिखते थे? 4s। उसके बाद क्या लिखते थे? 4p। और उसके बाद क्या लिखते थे? 4d। इस टाइप से हम लोग सजा लेंगे और इसमें भर देंगे। तो चूंकि 3D में जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 आया है, तो 3D को भरेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6। भरने के बाद अब देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है। अमोनिया है, तो अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, किसके साथ होता है? सिर्फ 2 ही के साथ, कोबाल्ट +3 और कॉपर +2। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट किस अवस्था में है? +3, और इसके साथ अमोनिया लगा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। मतलब यहाँ पर पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो ये जाके इसके साथ पेयर करेगा, और ये जाके इसके साथ जो होता है जोड़ा बना लेगा। तो अब ये इस टाइप से दिखेगा, और ये जो 2 डब्बा है ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। हो गया, पेयरिंग करा लिए। अब क्या करते हैं? अब ये जो लिगेंड आपको दिख रहा है अमोनिया, ये कितना है? 6। अब इस लिगेंड को जो है इस डब्बा में फिल करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर 2 खाली हो गया तो इसमें फिल होगा, एक इसमें, एक इसमें, 2 3 4 5 6। कौन कौन सा डब्बा इन्वॉल्व हुआ? वहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन में लिख सकते हैं। तो D का 2 डब्बा, तो D2, S का 1 और P का 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। अगर आपसे मान लीजिए इसका ज्योमेट्री पूछ दें तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, है ना। बहुत सारा चीज़ पूछा जा सकता है। अब बताइए ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? चूँकि सब जोड़ा बना लिया, यहाँ पर कोई अखंड सिग्नल नहीं है, तो डायामैग्नेटिक है। इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है? चूँकि यहाँ पर 4D का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3D। आप देखिए 3D का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जब 3D का इन्वॉल्वमेंट हो तो वहाँ पर कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ डायामैग्नेटिक है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 वाला, है ना। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है, 3D इन्वॉल्व हो रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने में। इसके साथ साथ जो होता है ये सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है, डायामैग्नेटिक है ना। इसलिए अगर मान लीजिए हाइब्रिडेशन पूछ देता तो D2sp3, स्ट्रक्चर पूछ देता तो ऑक्टाहेड्रल, हर चीज़ बता दिए जो आपसे पूछा जा सकता है।
अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताइए हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो होता है आपको CFSE बताना है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप रिवाइज कर सकते हैं ना, और नहीं लेना है अगर आप सीख गए हैं तो हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि इसका अब हमें सॉल्यूशन बताना है आपको। तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो CFSE का फार्मूला अगर आपको नहीं पता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये होता है -0.4 T2G। T2G अभी बताएं, T2G EG दो सेट में जो होता है ब्रेक कर जाता है। तो -0.4 T2G में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको गुना कर देंगे, प्लस 0.6 EG में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको गुना कर देंगे इंटू EG इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 0.4 गुना T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 गुना EG में कितना इलेक्ट्रॉन्स है प्लस ZP कर देते हैं। तो ये होता है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पर जो आप Z देख रहे हैं, ये Z होता है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितना जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना लिया है उसका नंबर हम लोग लिखते हैं। किसमें पूछ रहा है, D4 हाई स्पिन। देखिए इस टाइप से हम लोग ब्रेक करते थे। ऊपर में क्या जाता था EG, ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, ऊपर में जाता है EG और नीचे में जाता है T2G। ये क्या है, T2G है और ऊपर में आप EG देख रहे हैं। हाई स्पिन बोल रहा है, हाई स्पिन बोल रहा है, इसका मतलब हाई स्पिन में आपको D4 ऑर्बिटल को जो होता है सजाना है, मतलब D में 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो देखिए कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 और 4 इसमें चला गया। चूँकि स्पिन कैसा रखना है हाई, इसीलिए जो होता है ये चौथा इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, EG में। अगर मान लीजिए लो स्पिन बोलता तो ये चौथा स्पिन इसमें ना जाके इसके साथ जो होता है वो जोड़ा बना लेता, EG क्या हो जाता है, खाली हो जाता है उस कंडीशन में। लेकिन आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका पूछ रहा है, हाई स्पिन D4 का। तो 3 तो इलेक्ट्रॉन पहले T2G का भरते हैं, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, EG में जाएगा। तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन, EG में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन। फार्मूला आपके सामने है, पुट कर दीजिए, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पुट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, -0.4 T2G में कितना इलेक्ट्रॉन्स आया, 3, तो -0.4 3 प्लस 0.6 गुना EG में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस ये Z क्या बताता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोई पेयर्ड दिख रहा है जी, सब अखंड सिंगल है, सब जो है यहाँ पर क्या है, अखंड सिंगल है, कोई पेयर्ड नहीं है। तो 0 गुना P ये 0 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो -0.4 गुना 3 -1.2 प्लस 0.6 गुना 1 0.6, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो -0.6 और एक लास्ट में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा O लगा देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका C हो जाएगा ना। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए D4 का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो कितना आएगा, -0.6 डेल्टा नॉट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। DD ट्रांजिशन जो होता है इसके साथ साथ पैरामैग्नेटिज्म होना चाहिए। तो सब में जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको करा भी चुके हैं। क्रोमियम जो है यहाँ पर +6 में है, यहाँ पर भी X मान के निकालिएगा, +6 में है। इसमें पर मैग्नेट है, ये पर मैग्नेट में मैंगनीज +7 में होता है और ये मैग्नेट आयन है, इसमें मैंगनीज +6 में है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C वाला। MnO4 2- ये क्या होता है, मैग्नेट आयन है, इसमें मैंगनीज +6 में है। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो यहाँ पर D में जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। आपको पता है कि जब D में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर D में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता है और ये कलर को शो नहीं करता है। D ब्लॉक में आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर D में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक आ रहा है तो इसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल होता है और ये कलर शो कर रहा है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कौन DD ट्रांजिशन शो करेगा। तो भैया D में जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जिसमें आएगा वही तो शो करेगा। इन सब में A, B और D में आप सब में निकालिएगा +6 क्रोमियम +6 और मैंगनीज +7 का, तो सब में D हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कोई DD ट्रांजिशन नहीं होगा। जबकि इसमें अगर आप निकालिएगा, जैसे इसका निकाल के हम आपको दिखाते हैं। मैंगनीज का परमाणु संख्या 25, पहले नॉर्मल वाले लिखते हैं, आर्गन 4s2 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 18 2 20 5 25। मैंगनीज +6 जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे ही आप इन सब का निकालिएगा तो 0 आएगा। तो +6 कहने का मतलब क्या है जी, 6 इलेक्ट्रॉन निकला है। कहाँ से निकलेगा, पहले तो बाहर से निकलेगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s 0 हो जाएगा। अब तो जगह बचा ही नहीं है तो 3d से निकलेगा, है ना। तो 2 निकल गया, अब इससे 4 निकलेगा तो
3D क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए डी में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो जब डी में या तो 1 हो या फिर 1 से लेकर 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है और वो कलर शो करता है, मतलब वो डी ट्रांजिशन शो करता है। तो ये तो डी ट्रांजिशन शो करेगा। और इसके साथ साथ बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिज्म, क्या ये अखंड सिंगल है भैया, अकेले है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसमें पुट कीजिएगा तो इस टाइप से आएगा, ये खंड सिंगल ही होगा, अनपेयर्ड ही होगा, है ना, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब जो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये कलर नहीं शो करता है, ये भी आपको हम बताए थे, एक बार फिर रिवाइज कराते हैं। इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। ये ऐसा थोड़ी है कि इसका कलर नहीं होता है, ये कलर शो करता है। क्रोमेट हो गया या फिर डाइक्रोमेट हो गया, Cr2O7 इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं। MnO4- को परमैग्नेट बोलते हैं, और जो आप MnO4 आपको जो अभी दिखा है इसको बोलते हैं मैग्नेट। तो ये जो आप ऊपर में तीनों देख रहे हैं इसमें भले ही D0 है, डी ट्रांजिशन नहीं होता है, लेकिन ये एक अलग मेथड होता है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र थ्योरी। इसके थ्रू जो होता है ये कलर शो करता है। तो कलर भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रोमेट आपको दिख रहा है ना, क्रोमेट जो आपको दिख रहा है ये कैसा कलर का होता है, ये आपको येलो कलर का देखने को मिलता है। डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। मैंगनेट जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। सॉरी ये क्या है, पर मैग्नेट है, तो पर मैग्नेट जो होता है ये डीप पर्पल कलर का होता है, डीप पर्पल। और मैग्नेट ये क्या है जी, मैग्नेट आयन, जो ये आप देखें इसका कलर जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बाबू। डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि बताइए डाइक्रोमेट का कलर क्या होगा, ऑरेंज, है ना, पर मैग्नेट का कलर क्या हो गया, डीप पर्पल, मैग्नेट का कलर क्या हो गया, ग्रीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों में जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ये डी ट्रांजिशन के थ्रू कलर नहीं शो करता है, किसके थ्रू, LMCT के थ्रू कलर शो करता है। इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस जान लीजिए कि LMCT के थ्रू करता है। इसको बोला जाता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज़ डायामैग्नेटिक। बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं बाबू, अब डाया पैरा आपको पहचानने आ जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला काम, अगर डाया आपसे पूछे तो डाया कहाँ हो सकता है जी, डाया वहीं हो सकता है जहाँ पर पेयरिंग हो। डाया कहने का मतलब क्या है कि कोई अनपेयर्ड नहीं हो। इसका मतलब जहाँ पर पेयरिंग हो, जहाँ पर कोई अनपेयर्ड वाला है वो भी चाहे कि हम आके पेयर कर ले, जोड़ा बना ले, तो वहीं पर तो सिर्फ और सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कोई अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। मतलब वहीं पर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। जब क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले में ही मैक्सिमम चांस है कि हमें क्या मिले, डायामैग्नेटिक मिले। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों क्या होता है जी, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर तो कहीं से भी आपको पेयरिंग होने का चांस नहीं है, यहाँ पर जो है अनपेयर्ड ही मिलेगा, और एक भी अनपेयर्ड मिल गया तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब इन्हीं दोनों में चेक करना है। यहाँ पर आप देखिए आयरन किस में है, +3 में है, यहाँ पर निकेल जो है +2 में है। अब इसको आप भरिए। तो जब आप ऊपर में आयरन वाले को भरिएगा और उसके बाद Cn चूँकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराइएगा तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो ये नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। निकेल यहाँ पर किस में है, +2 में है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, आर्गन 4s0 3d8, इसको आप सजाइएगा इस टाइप से। 5 डब्बा होता है, 5 डब्बा में 8 इलेक्ट्रॉन को आप सजा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या करते हैं, सजाने के बाद लिगेंड देखते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड कौन सा है जी, Cn है, पेयरिंग कराएगा। तो ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल वाला, ये भी क्या कर लेगा, अब आके पेयर कर लेगा। तो ये खाली हो जाएगा और ये पेयर हो गया। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड मिल रहा है, n जो है 0, और ये आपका हो जाएगा डायामैग्नेटिक। जबकि इसमें पेयरिंग होगा लेकिन एक अनपेयर्ड जो होता है आपका बच जाएगा। तो इस टाइप से आप बना के देखिएगा, पहला वाला पैरा हो जाएगा, है ना। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जा रहा है, यही डाया है। और इन दोनों में तो चांस ही नहीं बनता है, लिगेंड ही कैसा है, वीक है, तो वहाँ पर तो पेयरिंग होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स आयन विच इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। सेम वही डायामैग्नेटिक चुनना है। तो क्या देखेंगे, डायामैग्नेटिक जब भी आए तो आपको देखना है लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहीं जो होता है चांस है कि डायामैग्नेटिक मतलब पेयरिंग होगा, अनपेयर्ड नहीं मिलेगा, मतलब वहीं पर डायामैग्नेटिक होने का चांस है। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड नहीं होगा, Cl वीक फील्ड लिगेंड नहीं होगा, यहाँ पर भी Cl है, क्लोराइड आयन ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बनाने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, तो है ना। Cn क्या है जी, वीक फील्ड लिगेंड है, जैसा पहला वाला देखे तो यहाँ पर पेयरिंग करा देगा और यहाँ पर कोई अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। कोई अनपेयर्ड नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और डायामैग्नेटिक नेचर का जो भी कॉम्प्लेक्स होता है या फिर
कंपाउंड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, रिपेल करता है ना, वीकली रिपेल्ड होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है। आगे चलते हैं। देखिए ये करेक्ट यूपिक नेम आपको लिखना है, तो यूपिक नेम आपको लिखना बता चुके हैं। देखिए ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, इसको हम साइड से लिखते हैं PT NH3 2 Cl2, इस टाइप से है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिख रहा है जी, कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, कोई चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है प्लस या माइनस, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कैसा है, ये न्यूट्रल हो। और हम बताए थे कि जब कॉम्प्लेक्स प्लस चार्ज हो या फिर कोई चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल हो, तो उस कंडीशन में ये जो सेंट्रल मेटल होता है, जो उसका ओरिजिनल नेम होता है वही लिखता है। तो PT को क्या बोलते हैं, प्लैटिनम। तो यहाँ पर PT के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लैटिनम। जबकि निगेटिव चार्ज रहता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लैटिनेट यूज करते हैं, है ना। चूँकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्लैटिनम। पहला में देखिए प्लैटिनम दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, मतलब इससे हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इसमें, अब क्या कीजिए कि आप प्लेटिनम का जो होता है, चूँकि यहाँ रोमन नंबर में हम लोग क्या लिखते हैं जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखते हैं, तो प्लेटिनम का आप क्या कीजिए कि X मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो X प्लस अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 गुना 2 प्लस क्लोराइड आयन Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है, तो -1 गुना 2 बराबर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो 0 कर देंगे। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो X आ जाएगा +2, मतलब यहाँ पर प्लेटिनम जो आप देख रहे हैं किस अवस्था में है, +2 में है। तो रोमन नंबर में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना। तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मतलब BCD जो है आपका कट गया। करेक्ट ऑप्शन ये होगा। सिर्फ आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप जो है फिल्टर कर सकते हैं ऑप्शन। बाकी इसका नाम कैसे लिखेंगे जी, पहले जो होता है 2, अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं, अमीन, तो डाई अमीन। फिर जो है क्लोरीन के लिए लिखेंगे 2 है तो डाई क्लोरिडो, तो डाई अमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, और प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2, तो उसको रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखिए वही नाम है, डाई अमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम और 2, है ना। करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो वहाँ तक जो है, यहाँ तक जो क्वेश्चन था इसके पहले वाले वो कोऑर्डिनेशन तक का था। अब देखिए आ गया आपका क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल टाइप का जो होता है वो पूछ लिया जाता है। जैसे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा पूछ रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक नहीं है, ओजोन होता है, एक्रोलिन होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको शॉर्ट में हम लोग पैन बोलते हैं, ये भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, शॉर्ट में इसको लिखते हैं CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये मेजर कंपोनेंट होता है ग्रीन हाउस का। मेजर कंपोनेंट किसका होता है, ग्रीन गैस का जो होता है, या ग्रीन हाउस गैस का जो होता है आप बोल सकते हैं। ये जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में जो होता है इन्वॉल्व होता है ना। तो ओजोन आपको ध्यान रखना है, एक्रोलिन, पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसके साथ साथ आप और भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, NO, नाइट्रोसिल, है ना, NO, ये सब भी क्या होता है। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक का एग्जांपल है ना। तो 3 तो आपको दिया है, 3 हम आपको और बता दिए, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, NO, हाइड्रोकार्बन। तो ये सब जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक। और ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ये अभी का जो मौसम है गर्मी वाला, इसी मौसम में जो होता है ये बनता है। तो ड्राई वार्म जो होता है क्लाइमेट में जो होता है ये फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलता है। एक दूसरा स्मोक आपको और दिया हुआ है, क्लासिकल स्मोक। स्मोक होता क्या है जी, स्मोक होता क्या है, तो स्मोक जो धुआं होता है और जो फॉग होता है, तो धुआं और फॉग के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं स्मोक। तो क्लासिकल स्मोक जो होता है ये आपको सी से क्लासिकल, सी से कोल्ड, ये ठंडी के मौसम में और ह्यूमिड, जब ह्यूमिडिटी होता है तो उस कंडीशन में जो स्मोक बनता है वो क्लासिकल स्मोक बनता है। और जो अभी का जो टेम्परेचर है काफ़ी ड्राई वार्म, इस कंडीशन में आपको फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये भी आप जान लीजिए। और क्लासिकल स्मोक जो होता है ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है ना। चलिए और आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन डेट इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सा जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मीथेन बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन बिल्कुल है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2 इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड है ना। तो टोटल ग्रीन हाउस गैस जो है हम लिख देते हैं। मीथेन सबसे ज़्यादा तो ग्रीन हाउस गैस में होता है CO2,
मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मीथेन होता है, ओजोन होता है ना, N2O, इसको लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये भी होता है। इसके साथ साथ H2O वेपर, वाटर का जो वेपर होता है वो भी ग्रीन हाउस गैस होता है। तो ये सब जो होता है आपका ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग कराने में मदद करता है। और मेजर जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो कौन होता है, ये भी पूछा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए एक और क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस से, कि कौन सा जो होता है इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा ना, ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी ग्रीन हाउस गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस ना। बाकी मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैस होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, समुद्र वाटर से जो होता है साफ पानी कैसे निकाला जाता है? तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, है ना, विपरीत परासरण से जो होता है हम लोग समुद्र से साफ पानी निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन, मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन होता है। विटामिन B12, विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, विटामिन B12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन, और मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल में। आगे चलिए, अगला बोल रहा है कि गैसियस एनवलप अराउंड द एटमॉस्फेयर इज नोन एज, अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, बिल्कुल। द लोवेस्ट लेयर ऑफ दिस एक्सटेंड अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, दिस लेयर इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो होता है बहुत सारा जो होता है जोन होता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, हेडोस्फेयर, ये सब बहुत सारा जोन होता है एटमॉस्फेयर। तो बोल रहा है कि समुद्र के लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर तक जो जोन होता है उसको क्या बोला जाता है? इसी जोन में जो होता है हम लोग रहते हैं, इसी जोन में बाकी जो पशु पक्षी आपको दिख रहा है इसी जोन में रहता है, पेड़ पौधे सारे जो होता है वो इसी जोन में रहते हैं। इस जोन को बोला जाता है जो कि समुद्र से 10 किलोमीटर ऊपर तक होता है, इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि इसमें आपको जो हवाई जहाज़ देखते हैं वो मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको उड़ता है। तो हमसे समुद्र से 10 किलोमीटर वाला पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि मोस्ट अबुंडेंट वाटर पॉल्यूटेंट, सबसे ज़्यादा जो है पानी को प्रदूषित करने का काम कौन करता है? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है वो सबसे ज़्यादा पानी को जो है वो प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है। कौन सा फ्रियोन, फ्रियोन जो होता है यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट में जो फ्रियोन यूज़ होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CF2Cl2 या फिर CCl2F2 को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही जो होता है फ्रियोन यूज्ड होता है रेफ्रिजरेंट के रूप में। आगे चलते हैं, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो CO+N2 को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। ये जो आप देख रहे हैं CO+H2, इसको बोला जाता है वाटर गैस, वाटर गैस, या इसी को सीन गैस या सिंथेटिक गैस, सिंथेटिक गैस के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, है ना, वाटर गैस, सीन गैस या फिर सिंथेटिक गैस के नाम से भी जानते हैं इसको। हमसे प्रोड्यूसर पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि वाटर सैंपल इज कॉल्ड क्लीनेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच वन ऑफ द BOD, BOD के अनुसार आपको बताना है कि BOD का कितना लेवल होगा तो पानी को बोलेंगे कि वो साफ़ है, क्लीनेस्ट है एकदम। तो आपको दिया हुआ है NCERT में कि जब BOD का लेवल जो होता है 5 ppm, 5 पार्ट पर मिलियन से कम है तो बोलेंगे कि वो पानी कैसा है जी? एकदम क्लीन है। और अगर BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका लेवल 7 ppm पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो पानी जो होता है वो एक्सट्रीम पॉल्यूटेड हो जाता है। तो हमें पूछ रहा है कि साफ पानी के लिए BOD क्या होगा? 5 से कम होना चाहिए, तो 5 से कम तो एक ही में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड फाइनली डिजोल्व इन वाटर टू काउज एसिड रेन, कौन सा ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ मिलके एसिड रेन, अम्लीय वर्षा को बनाता है? तो वो ऑक्साइड होता है, NO नहीं होता है, NO2 और SO2, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 देखिए कैसे बनता है अम्लीय वर्षा। NO2 जो होता है ये वाटर के साथ मिलके HNO3 बनाता है, और SO2 जो होता है ये वाटर के साथ मिलके जो होता है ये H2SO4 बनाता है। चूँकि ये दोनों जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब यही जो होता है बरसना शुरू कर देता है ना। मेजर जो एसिड रेन में अगर मेजर कंपोनेंट देखें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? H2SO4 होता है। तो चूँकि उसमें एसिड की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आप जो ताजमहल का जो चमक है वो अम्लीय वर्षा होने की वजह से जो होता है उसका जो मार्बल है वो उसकी चमक जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये भी कारण बताया जाता है कि वो एसिड रेन की वजह से ही ऐसा हुआ है।
तो कौन सा ऑक्साइड एसिड रेन में इन्वॉल्व होता है? NO2 और SO2, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला बोल रहा है कि द गैस लीकेड फ्रॉम स्टोरेज टैंक ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो होता है, बोल रहा है कि कौन सा गैस लीकेज हुआ था। सबसे पहले तो आपको जानना है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ कब था। तो 3 दिसंबर 1984 को जो होता है ये एक भयानक घटना घटा था, जिसमें लाखों लोग जो है वो मर गए थे। और इसमें जो होता है मेनली जो गैस का लीकेज हुआ था, उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। फिगर आपसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा गैस लीकेज हुआ था। यहाँ पर तो नाम दे दिया है, फिगर देके अगर पूछ ले तो इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, CH3N डबल बॉन्ड CO, इसी को क्या बोला जाता है? मिथाइल आइसोसाइनेट। यही गैस जो होता है लीकेज हुआ था, जिससे लाखों लोग जो है वो मर गए थे। तो ये रहा आपका टोटल जो है केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक में, ये लास्ट इनऑर्गेनिक का जो होता है ये लास्ट आपका लेक्चर है ना। पूरा इनऑर्गेनिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये लेक्चर था, है ना, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़े हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।